अब बच्चों की जिद है कि साथ साथ में सर सीएसडी भी लिखते चलो। बच्चे तो जानते ही हो, कहते हैं सर साथ साथ में सीएसडी भी लिखते चलो। मैंने कहा बिल्कुल लिखते चलेंगे। देखो अब सीएसडी साथ साथ में सीएसडी भी लिखते चल रहे हैं, आपके शॉर्ट नोट्स भी बनवाता चल रहा हूं। तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ यूनिवर्स विच अंडरगो इन्वेस्टिगेशन। मेजरमेंट लिख देता हूं, इन्वेस्टिगेशन से ज्यादा अच्छा टर्म है, या इन्वेस्टिगेशन ही लिख दूं, मेजरमेंट लिखता हूं, विच अंडरगो मेजरमेंट। ओह सॉरी, अब सराउंडिंग क्या है? सराउंडिंग क्या होगी? रेस्ट ऑफ यूनिवर्स को क्या कहोगे? रेस्ट ऑफ यूनिवर्स क्या बोला जाएगा? रेस्ट ऑफ यूनिवर्स। सिस्टम को छोड़कर सब क्या है? सराउंडिंग है ना? सिस्टम को छोड़कर, सिस्टम को छोड़ दो, सब सराउंडिंग है, सब सराउंडिंग है। सिस्टम को छोड़कर सब सराउंडिंग है। अब बाउंड्री क्या है? बाउंड्री क्या है? देखो तो बाउंड्री क्या है? बाउंड्री सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग। बाउंड्री क्या करता है? सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है। बाउंड्री क्या करता है? सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है। अच्छा, बच्चा कह रहा है हिंदी में ना लिखो, तो भाई मैंने इंग्लिश में भी तो लिख दिया है, रेस्ट ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग। ये तो मैं उनके लिए लिख रहा हूं जैसे उनको देसी भाषा में भी बिल्कुल समझ में आए। देखो मैं किसी भी बात को हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दूंगा, ठीक है। मैं एक सिंपल लैंग्वेज में भी इसलिए लिख देता हूं जैसे क्या है, आम बोलचाल की भाषा में कोई चीज ज्यादा देर तक याद रहती है। आम बोलचाल की भाषा में कोई चीज ज्यादा देर तक याद रहती है, और टफ लैंग्वेज में लिखी गई चीज कम देर तक याद रहती है। और आपको वहां जाके थ्योरी तो लिखनी नहीं है, एप्लीकेशन करने हैं। तो मैं दोनों लैंग्वेज में लिख दे रहा हूं, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, जैसे आपको थोड़ा समझने में अच्छा लगे और समझ पाओ और काफी देर तक चीजें याद रहे। कि जैसे देखो रेस्ट ऑफ यूनिवर्स इज सराउंडिंग, ये भी सही है, और सिस्टम को छोड़कर सभी कुछ सराउंडिंग है, ये भी ठीक है। मगर ये लग रहा है जैसे हम तुम बात कर रहे हैं, हाँ अरे सिस्टम को छोड़कर सब सराउंडिंग है यार, अच्छा, तो अब ये ज्यादा देर तक याद रहेगा। और जब आप ये कहते हो ओए सिस्टम क्या है? यूनिवर्स, आप देखो जैसे ये कहते हो सिस्टम ये है, स्पेसिफाई पोर्शन ऑफ यूनिवर्स विच अंडरगो इन्वेस्टिगेशन ऑफ। तो अब आपको फील आ रहा है कि आपने कोई चीज याद की है, समझी नहीं है, और साथ साथ में उस पे टर्म मतलब लैंग्वेज का कंट्रोल है। अब जैसे ये, अरे यार जिसके बारे में बात कर रहे हो, जिसका कुछ कैलकुलेट कर रहे हो, वही सिस्टम है, वही सिस्टम है। हम मान लो, है ना, यदि हम लोग मान लो आलिया भट्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो आलिया भट्ट सिस्टम है, अक्षय कुमार के बारे में बात कर रहे हैं अक्षय कुमार सिस्टम है, विराट कोहली के बारे में बात कर रहे हैं विराट कोहली सिस्टम है, सर्वेश दीक्षित के बारे में बात कर रहे हैं सर्वेश दीक्षित सिस्टम। बस अब ये थोड़ा देर तक दिमाग में रुकेगा, ये थोड़ा देर तक दिमाग में रुकेगा। तो लैंग्वेज भी बतानी है, मगर साथ साथ में एक ऐसी चीज भी बतानी है जो उसके दिमाग में रुके, वो आराम से एब्जॉर्व कर पाए, वो सेपरेट करता है। बाउंड्री क्या करता है? सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है। अच्छा, बच्चा कह रहा है हिंदी में ना लिखो, तो भाई मैंने इंग्लिश में भी तो लिख दिया है, रेस्ट ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग। ये तो मैं उनके लिए लिख रहा हूं जैसे उनको देसी भाषा में भी बिल्कुल समझ में आए। देखो मैं किसी भी बात को हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दूंगा, ठीक है।
मैं एक सिंपल लैंग्वेज में भी इसलिए लिख देता हूं, जैसे क्या है, आम बोलचाल की भाषा में कोई चीज ज्यादा देर तक याद रहती है। आम बोलचाल की भाषा में कोई चीज ज्यादा देर तक याद रहती है, और टफ लैंग्वेज में लिखी गई चीज कम देर तक याद रहती है। और आपको वहां जाके थ्योरी तो लिखनी नहीं है, एप्लीकेशन करने हैं। तो मैं दोनों लैंग्वेज में लिख दे रहा हूं, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, जैसे आपको थोड़ा समझने में अच्छा लगे और समझ पाओ और काफी देर तक चीजें याद रहे। कि जैसे देखो, रेस्ट ऑफ यूनिवर्स इज सराउंडिंग, ये भी सही है, और सिस्टम को छोड़कर सभी कुछ सराउंडिंग है, ये भी ठीक है। मगर ये लग रहा है जैसे हम तुम बात कर रहे हैं, हाँ अरे सिस्टम को छोड़कर सब सराउंडिंग है यार, अच्छा, तो अब ये ज्यादा देर तक याद रहेगा। और जब आप ये कहते हो, ओए सिस्टम क्या है, यूनिवर्स, आप देखो जैसे ये कहते हो सिस्टम ये है, स्पेसिफाई पोर्शन ऑफ यूनिवर्स विच अंडरगो इन्वेस्टिगेशन ऑफ, तो अब आपको फील आ रहा है कि आपने कोई चीज याद की है, समझी नहीं है, और साथ साथ में उस पे टर्म मतलब लैंग्वेज का कंट्रोल है। अब जैसे ये, अरे यार जिसके बारे में बात कर रहे हो, जिसका कुछ कैलकुलेट कर रहे हो, वही सिस्टम है, वही सिस्टम है। हम मान लो, है ना, यदि हम लोग मान लो आलिया भट्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो आलिया भट्ट सिस्टम है, अक्षय कुमार के बारे में बात कर रहे हैं, अक्षय कुमार सिस्टम है, विराट कोहली के बारे में बात कर रहे हैं, विराट कोहली सिस्टम है, सर्वेश दीक्षित के बारे में बात कर रहे हैं, सर्वेश दीक्षित सिस्टम। बस अब ये थोड़ा देर तक दिमाग में रुकेगा, ये थोड़ा देर तक दिमाग में रुकेगा। तो लैंग्वेज भी बतानी है, मगर साथ साथ में एक ऐसी चीज भी बतानी है जो उसके दिमाग में रुके, वो आराम से एब्जॉर्व कर पाए और उसको फिर अप्लाई कर पाए। ठीक है, चलो अब बात आती है टाइप। अब गौर से जरा धन समझो, टाइप ऑफ सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होगा? ओपन सिस्टम बच्चों किसको कहोगे? मास एंड एनर्जी बोथ ट्रांसफर, किसके साथ? विद सराउंडिंग, विद सराउंडिंग। क्लोज सिस्टम किसको कहेंगे? क्लोज सिस्टम किसको कहेंगे? ओनली एनर्जी ट्रांसफर विद सराउंडिंग। आइसोलेटेड किसको कहेंगे? नॉर मास एंड नाइदर एनर्जी ट्रांसफर विद सराउंडिंग। ना तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ना एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, और ना बच्चों मास ट्रांसफर हो रहा है। ना एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ना मास ट्रांसफर हो रहा है सराउंडिंग के साथ, तो आइसोलेशन। इनऑर्गेनिक का सीएचडी दे देता हूं क्योंकि ये रिएक्शन आ गई है। गौर से समझना बच्चों, देखो अमोनिया हमारा क्या है? बेस है, दुनिया जानती है। अमोनिया क्या है? बेस। कैसा बेस है? वीक बेस है। इसमें कोई शक है किसी को? इसमें कोई शक है कि अमोनिया जो है हमारा वीक बेस है? इसमें कोई शक है किसी को? नहीं। अच्छा, अमोनिया ने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया तो ये क्या हो जाता है? अमोनियम आयन। इसको क्या बोलते हैं? अमोनियम आयन। क्लियर है? क्लियर है? हाँ। अब गौर से देखो, ये वीक बेस है तो ये इसका हुआ कॉन्जुगेट एसिड। ये इसका क्या हुआ? कॉन्जुगेट एसिड। बताओ, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद क्या बनेगा? कॉन्जुगेट एसिड। प्रोटॉन डोनेट करने के बाद क्या बनता है? कॉन्जुगेट बेस। तो अमोनिया ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, बना कॉन्जुगेट
क्या बना कॉन्जुगेट एसिड। अब गौर से देखो, अब आपका आ गया CH3। अमोनियम आयन एक एसिड है, ध्यान रखना। कैसा एसिड है? कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया। अमोनियम आयन एक एसिड है और इसमें बच्चों जब भी आप बेस डाल दोगे, अमोनियम आयन एक एसिड है और इसमें जैसे ही आप बेस डालोगे ऑलवेज एसिड बेस रिएक्शन होगी। अब एसिड है तो एसिड क्या करता है? प्रोटॉन रिलीज करता है। और बेस क्या करता है? OH देता है। एसिड क्या करेगा? प्रोटॉन रिलीज करेगा। तो भाई प्रोटॉन रिलीज करेगा तो क्या बन गया? अमोनिया। और बेस का क्या होगा? OH। और एसिड का क्या होगा? HN। तो इससे HN निकल गया तो अमोनिया में कन्वर्ट हो गया। इससे HN निकल गया तो किस में कन्वर्ट हो गया? अमोनिया में। अब इससे OHN निकल गया तो HN और OHN मिलके वाटर। प्लस प्लस क्या? कैटायन एंड एनायन, सॉल्ट। ऑलवेज ये आंसर आएगा। आप एक रिएक्शन लिखो या 1,00,000 रिएक्शन लिखो। देखो ये कैटायन है तो इसका एनायन बचा होगा, और ये एनायन है तो इसका कैटायन बचा होगा। तो एनायन और कैटायन मिलके एक और सॉल्ट बना देंगे। आप देखो यही हो रहा है। आपको लग रहा है कि ये NH4Cl लिखा है, ना मुन्ना ना। आप अपनी खुली आंखों से देखो, ये हमारा एसिड, ये हमारा बेस, इन्होंने क्या बनाया? अमोनिया प्लस वाटर। चेक करो, ये हमारा एसिड, ये हमारा बेस। एसिड और बेस रिएक्शन हुई तो प्रोटॉन निकाल के ये किसमें कन्वर्ट हो गया? अमोनिया में। ये प्रोटॉन लेके किसमें कन्वर्ट हो गया? वाटर में। अब बचा क्या? ये दोनों, सॉल्ट बन गया। ये देखो, ये देखो CH3। पहला पॉइंट क्या है जरा समझो। पहले मैंने बताया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, तो बताओ भाई सबसे पहले डिफिनीशन लिख दो। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की डिफिनीशन बताओ सारे बच्चे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की डिफिनीशन बताओ क्या होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की डिफिनीशन बताओ क्या होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी की डिफिनीशन बताओ क्या होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की डिफिनीशन बताओ, इंटेंसिव प्रॉपर्टी की डिफिनीशन बताओ। दोनों की डिफिनीशन बताइए। तो देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? डिपेंड अपॉन मास ऑफ सिस्टम। डिपेंड अपॉन मास ऑफ सिस्टम। जो सिस्टम के मास पर डिपेंड करती है उनको हम एक्सटेंसिव कहते हैं, और जो नहीं करती हैं उनको इंटेंसिव कहते हैं। डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ सिस्टम। जो सिस्टम के मास पे डिपेंड नहीं करती उनको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या ये दिक्कत सही है? अब देखो कॉन्सेप्ट कैसे पकड़ोगे, गौर सुनिएगा सारे बच्चे। अब आपको मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं कि आप कैसे पकड़ोगे। देखो ये एक सिस्टम है, जैसे मान लो ये एक सिस्टम है, ये देखो। अब मैंने क्या किया? सिस्टम को बाई पार्ट किया। बाई पार्ट का मतलब होता है कई पार्टों में ब्रेक करना। वो पार्ट आपके 1000 भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं। जैसे ये देखो सिस्टम को मैंने कई पार्ट में ब्रेक कर दिया। ऐसे सिस्टम को मैंने क्या किया? कई पार्ट में ब्रेक कर दिया। ऐसे ये देखो। अब यदि मैंने सिस्टम को कई पार्ट में ब्रेक कर दिया तो हमारा सिस्टम ऐसे हो गया। ये देखो बच्चों, अब मैं इसको बना रहा हूं, ये वाला पार्ट ऐसे ब्रेक हो गया। अब हमारा सिस्टम कई पार्ट में टूट गया। ये देखो, अब हमारा सिस्टम क्या हुआ? कई पार्ट में टूट गया। ये ऐसे है ना। ये देखिए ऐसे हमारा सिस्टम कई पार्ट में टूट गया। ठीक है, अब गौर से देखिए।
यदि सिस्टम को हम बाई पार्ट करते हैं, मतलब ब्रेक करते हैं, ये देखो कई पार्ट में टूट गया, तो गौर सुनना, यदि सिस्टम को बाई पार्ट करने से, बाई पार्ट करने से है ना, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब उस प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो जाए, यदि सिस्टम को बाई पार्ट करने से वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, चेंज हो जाए, हो जाए, तो वो प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव होगी, वो प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव होगी, होगी। और यदि ना चेंज हो, यदि ना चेंज हो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी सॉरी बच्चों, तो प्रॉपर्टी इंटेंसिव होगी, इंटेंसिव होगी। अब जरा बात को समझो, अब मैं क्या कह रहा हूं, आपने क्या किया, सिस्टम को कई पार्ट में ब्रेक कर दिया, और सिस्टम को कई पार्ट में ब्रेक करने पर आपको लगता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो रही है, तो वो एक्सटेंसिव बोल दो, और आपको लगता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो आप उसको इंटेंसिव बोलोगे। क्या आप फिर से समझो, जैसे ये मान लो पेन सिस्टम है, अब इसको मैं कैंची से कई पार्ट में काट दूं, और जिस प्रॉपर्टी को आप इंटेंसिव एक्सटेंसिव बोलना चाहते हो, काटने से वो प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, तो उसका नाम एक्सटेंसिव रखो, और ना चेंज हो तो इंटेंसिव रखो। बच्चों ने कहा सर कैसे, थोड़ा एग्जांपल दो, तो देखो मैं अब एग्जांपल देता हूं, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, अब मैं एग्जांपल पे आता हूं, है ना, जैसे आप लोगों को एक आइडिया लगे कि हाँ सर यार एग्जांपल, तो एग्जांपल जरा समझो। देखो नेक्स्ट पॉइंट, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव। वो क्या होगा, वो आपका इंटेंसिव होगा। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव होगा, मतलब ये कहा जा रहा है कि यदि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो इनका रेशियो जो आएगा वो इंटेंसिव होगा, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। अब कैसे होगा, इस चीज को मैं करके दिखाता हूं, सारे बच्चे गौर से समझेंगे, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा बताता हूं। अच्छा, कभी कभी ना इसको मैथमेटिकल लिख दिया जाता है, मैथमेटिकल का मतलब जैसे मैंने ये लिखा, कहीं कहीं वो ऐसा लिख देते हैं, ये x एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, y एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो ये उनका रेशियो तो बना, x और y एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो उनका रेशियो ही तो बना, है ना, उनका रेशियो ही तो बना ये, तो वो कभी कभी ऐसा लिख देते हैं, तो बात एक ही है, ध्यान रखिएगा। अब मैं थोड़ा करके दिखाता हूं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा रूल लगेगा इंटेंसिव के केस में, ये रूल सबसे ज्यादा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, डेट बता रहा हूं, अगला पॉइंट समझो, नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट पॉइंट है ना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी नॉट additive in nature but extensive properties additive in nature ध्यान रखिएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम ऐड नहीं कर सकते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? मैं साथ साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनवाता चल रहा हूं, ठीक है। अब बच्चों जरा हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे थोड़ा सा आपको आइडिया हो। ये देखो, अब आप इस क्वेश्चन का जवाब दो। सेलेक्ट द इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इन गिवन एग्जांपल। एक टेबल बनी है इंटेंसिव, बताओ अमाउंट कैसा है, अमाउंट इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? एक्सटेंसिव। मास एक्सटेंसिव, मोल एक्सटेंसिव, डेंसिटी इंटेंसिव। दो डेंसिटी क्या है? इंटेंसिव। क्यों? क्योंकि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो है। अच्छा, हीट और वर्क अभी भूल जाओ, इसको अभी मत बताओ, ये 2 बार लिख गए हैं, इसको सॉरी इसको अभी छोड़ दो, मैं अभी पढ़ाऊंगा। इसको छोड़ दो, मैं पढ़ाऊंगा। इसको छोड़ दो, मैं पढ़ाऊंगा। फोर्स बताओ, फोर्स बताओ, फोर्स बताओ। फोर्स क्या है भाई? जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा। कंसंट्रेशन, मोलरिटी, मोलरिटी बताइए, इंटेंसिव। मास परसेंटेज, मास बाय मास, इंटेंसिव। मास परसेंटेज, इंटेंसिव, है ना। किसी भी तरह का कंसंट्रेशन, मास ऑफ 1 मोल, इंटेंसिव। किसी भी तरह का कंसंट्रेशन इंटेंसिव है। मोलरिटी इंटेंसिव, मास बाय मास इंटेंसिव, मास परसेंटेज इंटेंसिव, मोलरिटी इंटेंसिव, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इंटेंसिव, मास ऑफ 1 मोल। अब मास ऑफ 1 मोल क्या हुआ? मास डिवाइडेड बाय मोल हो गया, मास डिवाइडेड बाय मोल हो गया है, मास डिवाइडेड बाय मोल हो गया। जिनको मैं कह रहा हूं अभी मैं पढ़ाऊंगा उनको आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं उनके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि हाँ भाई वो क्या है। अब ये बताओ, इनको बताइए, ये क्या है? इंटेंसिव, और ये क्या है? एक्सटेंसिव। बताओ भाई, बताओ सब लोग। टेम्परेचर इंटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव, गिव्स एनर्जी, किसी भी तरह की एनर्जी, किसी भी तरह की एनर्जी क्या है? एक्सटेंसिव। गिव्स फ्री एनर्जी, एक्सटेंसिव। एक मिनट, नहीं ये क्या हो गया? साइन गलत लग गया। सबसे पहले प्रेशर है, प्रेशर इंटेंसिव। किसी को प्रेशर ना समझ में आए तो मैं लिख देता हूं F/A। ये देखो एक्सटेंसिव है, ये एक्सटेंसिव है, दो एक्सटेंसिव का रेशियो है इंटेंसिव। टेम्परेचर इंटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव, गिव्स फ्री एनर्जी एक्सटेंसिव। किसी भी तरह की एनर्जी एक्सटेंसिव है। अच्छा देखो, गिव्स फ्री एनर्जी पर मोल। अब मोल लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया एनर्जी डिवाइडेड बाय मोल। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव हो गया। इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव, किसी भी तरह की एनर्जी एक्सटेंसिव है। इंटरनल एनर्जी पर मोल इंटेंसिव। क्यों? यहां पर भी देखो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, हीट कैपेसिटी अभी मैं पढ़ाऊंगा,
मोलर हीट कैपेसिटी मैं पढ़ाऊंगा, ये बच्चों मैं अभी पढ़ाऊंगा, जब इनकी डिफिनीशन पढ़ाऊंगा वहां बताऊंगा, जब मैं इनकी डिफिनीशन पढ़ाऊंगा वहां बताऊंगा। क्यों? क्योंकि यार ऐसे क्या है, बहुत सारी डिफिनीशन यहीं पढ़ानी पड़ेंगी, तो फिर वहां क्या पढ़ाऊंगा। तो मैंने कुछ इनको जब मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव। आपको आता है तो बात अच्छी है, नहीं तो ये हेडिंग धीरे धीरे इंप्रूव होगी। बहुत सारी डिफिनीशन अभी आप नहीं बता पाओगे, क्यों? क्योंकि आपको उनकी डिफिनीशन नहीं पता है, कॉन्सेप्ट सारे पता है, मास पर डिपेंड कर रहा है तो एक्सटेंसिव, नहीं कर रहा है तो इंटेंसिव। ठीक है, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो है तो इंटेंसिव, मगर आपको इनकी डिफिनीशन नहीं पता है, कॉन्सेप्ट तो पता है। तो अभी मैं इनको पढ़ाऊंगा, अभी इसलिए मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि पढ़ाया है नहीं। मैं आंसर लिख दूंगा तो फायदा क्या, मैं आंसर लिख दूंगा तो फायदा क्या है ना। 3 4 5 और ये पूरी टेबल करा दी, 5 चाहे जितने क्वेश्चन मान लो, और एक टेबल आपको होमवर्क भी दे रहा हूं, ये वाली, ये आप होमवर्क में करें। अच्छा चलो यहीं पे कर लो, सारे बच्चे इसको यहीं पे करें, इंटेंसिव, इस टेबल को यहीं पे भरो। आप सोच रहे होगे कि सर यार आप 50-60 एग्जाम्पल क्यों करा रहे हो, आप सोच रहे होगे कि 50-60 एग्जाम्पल क्यों करा रहे हो। क्योंकि मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं नीट की प्रिपरेशन करा रहा हूं। तो जो जहां से ज्यादा आता है, जहां आप फंस सकते हो, वहां पर हम ज्यादा प्रैक्टिस कराएंगे। आपने देखा मैंने सिस्टम पढ़ाया और टाइप ऑफ सिस्टम पढ़ाया, 3-4 क्वेश्चन कराए, और 3-4 क्वेश्चन मैंने टेस्ट में पूछ लिए, मतलब टोटल 7-8 क्वेश्चन कराए। बुकों में उसके 0 क्वेश्चन होते हैं, मगर हर चीज के मैं क्वेश्चन कराता हूं, आपको पता है। मगर वो उससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कम है, तो 6-7 ही कराए। 3-4 कल करा दिए थे, 3-4 आज मैंने टेस्ट के फॉर्म में पूछ लिए। इसके मैं 70-80 क्वेश्चन करा चुका हूं अभी तक, और कल टेस्ट भी लूंगा टीएसडी। क्यों? क्योंकि इसका क्वेश्चन आएगा, और आने के बाद बच्चों के फंसने के चांस ज्यादा होते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इस वजह से ज्यादा प्रैक्टिस करा रहा हूं। अच्छा, कुछ डिफिनीशन इसमें से आपको आती होंगी, कुछ नहीं आती होंगी। जो डिफिनीशन नहीं आती है वो टाइम के साथ आती जाएंगी। जब मैं डिफिनीशन पढ़ाता जाऊंगा तो मैं लिखाता जाऊंगा कि ये इंटेंसिव क्यों है, एक्सटेंसिव क्यों है, ध्यान रखिएगा। जो डिफिनीशन आपको अभी नहीं आती है, तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो उनको लिखाता जाऊंगा कि ये इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव है। मगर सारी डिफिनीशन आज ही पढ़ाऊंगा तो ये कल, अभी 2-3 दिन यही हेडिंग चलेगी। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन सबको पता होता है, F/L होता है, फिजिक्स में ध्यान है। सरफेस टेंशन का फार्मूला क्या है, F/L, टेंजेंशियल फोर्स मतलब परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर। तो फोर्स क्या है, एक्सटेंसिव, एल क्या है, एक्सटेंसिव, उसका रेशियो क्या हुआ, इंटेंसिव। तो सरफेस टेंशन कैसा होगा, इंटेंसिव। पीएच इंटेंसिव। अब सेल पोटेंशियल देखो, अब जैसे सेल पोटेंशियल की अभी डिफिनीशन नहीं पता है, क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि ये क्या होगा। सेल पोटेंशियल इंटेंसिव होता है, क्यों? क्योंकि देखो पोटेंशियल, किसी भी तरह का पोटेंशियल इंटेंसिव है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटेंसिव, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एक्सटेंसिव, किसी भी तरह की हीट एक्सटेंसिव। अब देखो इंथैल्पी पर मोल आ गया तो एनर्जी पर मोल इंटेंसिव। इंट्रोपी, अभी देखो इंट्रोपी पढ़ाई नहीं है, इसको छोड़ दो। एरिया लेंथ एक्सटेंसिव, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट इंटेंसिव, विस्कोसिटी इंटेंसिव। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटेंसिव, आपने फिजिक्स में पढ़ा है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके अमाउंट पर थोड़ी डिपेंड करता है। अब आप 1 लीटर पानी ले या 10 लीटर पानी ले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वही होगा। क्यों चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। अब देखो कुछ प्रॉपर्टी जैसे अभी मैंने नहीं बताई आपको, इंट्रोपी नहीं बताई, देखो मैं इसका आंसर बता सकता हूं, मगर आंसर समझाना भी होता है, तो इसको मैं जब इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो वहां लिखा दूंगा। जैसे मैंने इनको नहीं बताया है,
हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यू, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, क्योंकि ये टफ पॉइंट है, जनरली बच्चों को नहीं आता है। तो पहले मैं सीएचडी पे लिख दूं, है ना, पहले मैं सीएचडी पे लिख दूं, फिर मैं बात करता हूं। हीट एंड वर्क इज बाउंड्री प्रॉपर्टी, बाउंड्री प्रॉपर्टी, not intensive and nor extensive, ना तो ये एक्सटेंसिव है ना ये इंटेंसिव है, ये बाउंड्री प्रॉपर्टी है। कैसे, इसको बताता हूं। टाइम कितना, पहले सीएचडी लिख देता हूं, शॉर्ट नोट्स लिख देता हूं, पहले शॉर्ट नोट्स। ये देखो, ये देखो आपके शॉर्ट नोट्स आ गए, इसमें सब कुछ है, गौर से समझो। पॉइंट नंबर 1, प्रोसेस। प्रोसेस, प्रोसेस क्या होता है? कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं, कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में भी लिख देता हूं, है ना। इट इज ऑपरेशन, अब थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूं, ये एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन जिसमें क्या होता है, सिस्टम गोज वन स्टेट टू अनदर स्टेट। सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। अच्छा, अब जरा देखो टाइप ऑफ प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा बताइए, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ड्यूरिंग द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू 0 होगी। अच्छा, अगला बताइए, आइसोबैरिक प्रोसेस किसको बोलोगे, आइसोबैरिक प्रोसेस किसको बोलोगे, ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा, पूरे होल टाइम प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो चेंज इन प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, चेंज इन प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। आइसोकोरिक प्रोसेस किसको बोलोगे, आइसोकोरिक प्रोसेस किसको बोलोगे, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो। तो डीवी की वैल्यू कितनी होगी, 0, डेल्टा पी की वैल्यू कितनी होगी, 0। ये देखो, फिर कौन सा प्रोसेस आएगा, फिर आएगा एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस किसको बोलोगे, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या, हीट की वैल्यू 0 होगी। ये देखो, क्योंकि Q क्या है, Q और DQ दोनों सेम बात है, दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं, Q और DQ दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। Q और DQ दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों सेम बात है।
हाँ बच्चों, देखो, हाँ आज एक्चुअल में पता नहीं स्कूलों में किस चीज की छुट्टी है। तो क्या है, स्कूलों में छुट्टी है तो क्या हुआ, वैसे मैं सुबह उठ के चाय पीता हूँ फिर क्लास लेता हूँ। तो आज क्या है, छुट्टी है तो सब लोग सो रहे हैं। अच्छा, तो क्यों, क्योंकि इनकी वजह से सब लोग 6 बजे जग जाते हैं। तो मैंने क्या हुआ है, मैं चाय आय नहीं पी, मैं डायरेक्ट क्लास में आ गया। तो अब वो जगह है, तो उसने देखा होगा कि सब लोग सो रहे हैं, तो उसको अपना जो भी महसूस हुआ है, इतने से है मगर जो भी महसूस हुआ है, तो वो मेरे से पूछने आ रहा था कि पापा मैं आपको चाय बना के दे दूं, आप क्लास पढ़ाते पढ़ाते चाय पी लेना। अरे मैंने कहा तुम इतने से हो यार, ठीक है। तो भाई मैं उसको मना कर रहा था, नहीं तुम मुझे चाय मत दो, तुम अपना खेलो कूदो, क्योंकि अब वो जगह होगा। तो जगह, तो उसने देखा। चलिए पढ़ाते हैं, है ना। तो आज स्कूलों में किसी तरह की छुट्टी है, किसी चीज की। कौन सी क्लास में, फिफ्थ में, फिफ्थ में, क्लास फिफ्थ। फिफ्थ है मतलब इतना बड़ा हो गया, वो सब कर लेता है। उसको सब सिखाया है उनकी मम्मी ने कि बेटा चाय कैसे बनाते हैं, सब सिखा दिया है। उसका रीजन है पता नहीं कैसी सिचुएशन कब फेस करनी पड़े। भाई आप लोग हॉस्टल में रहते हो, उसको भी रहना पड़ सकता है, तो आना सब कुछ चाहिए। तो वो ये सब छोटी मोटी चीजें मतलब बना लेता है, छोटी मोटी चीजें बना लेता है, चाय बनाना, मैगी बनाना, ये फर्जी चीजें बना लेता है। मैंने तो देखो, मैंने कुछ नहीं सिखाया है, क्योंकि मेरे को इतना टाइम ही नहीं रहता मैं ध्यान दे पाऊँ। तो सब उन्हीं ने सिखाया है कि हाँ भाई देखो। अच्छा अब पढ़ाने पे आ जाओ। तो देखो क्यू और डी क्यू दोनों क्या है, चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्यू और डी क्यू सेम चीज है, क्यू और डी क्यू सेम चीज है। अच्छा, अब इसी तरह से आ जाओ, साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम हो जाए ड्यूरिंग प्रोसेस। इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट सेम हो जाए, सेम। यदि इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट सेम है तो उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे आप साइक्लिक। सीएसडी लिख के तो देखिए पाथ फंक्शन, तो पाथ फंक्शन कौन होगा, स्टेट एंड पाथ दोनों पर डिपेंड करता हूं, पाथ, है ना, डिपेंड अपॉन बोथ। दोनों पर डिपेंड करता है तो पाथ फंक्शन है। कौन कौन से होते हैं, डिस्टेंस, वर्क, हीट, हीट कैपेसिटी। स्टेट फंक्शन क्या होता है, only depend upon, only depend upon state। जो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करते हैं वो स्टेट फंक्शन है, ठीक है। नॉट डिपेंड पाथ, वो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करते, सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करते हैं, उन्हें हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। और जो पाथ और स्टेट दोनों पे डिपेंड करेंगे उन्हें हम पाथ फंक्शन कहेंगे। क्लियर है, क्लियर है। ये देखो, ये सारी बातें आप समझ गए। अच्छा देखो, अब आपको क्या क्या रिवाइज करके आना है ये ध्यान रखिए।
कल से वो प्रॉपर्टी चालू होंगी जिनमें क्वेश्चन भर भर के बनते हैं। मतलब कल से चालू होगा क्या, हीट, वर्क, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी। ये 5 हेडिंग पे आप एक क्वेश्चन पेपर में मान के चलो हमेशा आएगा, वर्क, हीट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी। 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, ये उनके बेस हैं। अभी तक जो मैंने पढ़ाया ये बेस है। कल से वो स्टार्ट होंगे जिनमें क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, तो कल से खूब भर भर के क्वेश्चन होंगे। वर्क, हीट, इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंथैल्पी। तो कल से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू होंगे। तो आप इस सब को रिवाइज करके आइएगा। इन सारी चीजों को सारे बच्चे रिवाइज करके कल आएंगे, ठीक है? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? कोई टेंशन तो नहीं है? मस्त चल रहा है माहौल? मस्त चल रहा है? यस, ठीक है। फिर मिलते हैं कल, और कल पढ़ेंगे वर्क क्या होता है, हीट क्या होती है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। ठीक है, बाय बाय, अपना ध्यान रखो। मैं सीएसडी भी लिखता जाऊंगा, वर्क के सारे पॉइंट पढ़ाता भी जाऊंगा। तो देखो गौर सुनिए, सबसे पहले वर्क की डिफिनीशन। तो वर्क की डिफिनीशन होती है मोशन अगेंस्ट अपोजिंग फोर्स, अपोजिट फोर्स के अगेंस्ट किया गया मोशन, कार्य। ये देखो, अब इसका फार्मूला होता है W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। और डीवी का मतलब क्या होता है? डीवी का मतलब होता है V फाइनल माइनस V इनिशियल। डीवी का मतलब क्या होता है? V फाइनल माइनस V इनिशियल। अब एक एक करके बात को सुनते जाइएगा। तो पहला है, वर्क इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव? बताओ, सारे बच्चे बताएं, वर्क इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव, या बाउंड्री प्रॉपर्टी है? वर्क इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है या बाउंड्री प्रॉपर्टी है? बताओ। ये बहुत मारेंगे, बहुत मारेंगे बेटा। वर्क बाउंड्री प्रॉपर्टी है, ना तो इंटेंसिव है ना एक्सटेंसिव है। मैंने ये पढ़ाया भी है, लिखाया भी है, और मैंने इसीलिए कहा है नोटबुक रिवाइज करके रखो, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे टर्म हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो मैंने पढ़ाया है कि वर्क जो है वो बाउंड्री प्रॉपर्टी है, बाउंड्री प्रॉपर्टी है, ना तो इंटेंसिव है ना एक्सटेंसिव है। नॉट इंटेंसिव नॉर एक्सटेंसिव। ना तो ये इंटेंसिव होता है ना एक्सटेंसिव होता है, ये बाउंड्री प्रॉपर्टी होता है। क्यों बाउंड्री प्रॉपर्टी होता है, ये सारी बातें लिखा दी है। ईशांत, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल भी लिखा दूंगा, परेशान ना हो। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल लिखा दूंगा। अब वर्क क्या है, स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन? बताओ, वर्क क्या है, स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन? बताइए सब लोग। वर्क, हीट कैपेसिटी, डिस्टेंस, पाथ फंक्शन है। वर्क, हीट कैपेसिटी, डिस्टेंस, पाथ फंक्शन है। इसके अलावा सब स्टेट फंक्शन है। तो वर्क क्या है, पाथ फंक्शन है। इसकी प्रॉपर्टी लिखा रहा हूं, वर्क क्या है, पाथ फंक्शन है। समझते जाइएगा, वर्क क्या है, पाथ फंक्शन है। क्लियर? यस, पाथ फंक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बच्चे ने कहा सर समझ गए। अब मैं इस बात को थोड़ा सीएसडी पे भी लिख देता हूं, जैसे आपको ध्यान रहे। तो देखो, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। वर्क डन ऑन द सिस्टम का मतलब होता है कंप्रेशन। आपने कंप्रेस किया है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम जो होगा वो कैसा होगा? वो हमेशा होगा, एक मिनट रुक जाओ, पॉजिटिव। वो हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। और वर्क डन बाय द सिस्टम कैसा होगा? निगेटिव।
बात समझ पाए? तो वर्क डन कंप्रेशन। अब वर्क डन बाय द सिस्टम कैसा होगा वो देखो। तो वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। और एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क का साइन कैसा आएगा? निगेटिव। वर्क का साइन कैसा आएगा? निगेटिव। इतनी बात क्लियर है सबको? इतनी बात क्लियर है? पहले यस या नो बोलो। वर्क पे मैं इतना फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन पे क्वेश्चन आता है। वर्क में मैं इतना फोकस इसलिए कर रहा हूं कि इस पे क्वेश्चन आएगा। यस, यस सर, क्लियर है। अच्छा, अब अगला पॉइंट जरा समझना। वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम। वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम। अब देखो, वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम का मतलब क्या है? वैक्यूम का मतलब क्या होता है? जहां प्रेशर ना हो। वैक्यूम किसको कहते हैं? जहां की एयर निकाल ली जाए उसको वैक्यूम कहते हैं। जहां की एयर निकाल ली जाए उसको वैक्यूम कहते हैं। तो वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम हमेशा जीरो होगा। वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम हमेशा जीरो होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पी एक्सटर्नल की वैल्यू जीरो है। पी एक्सटर्नल की वैल्यू जीरो है। तो जब पी एक्सटर्नल की वैल्यू जीरो होगी तो वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम जीरो होगा। बैक साइड, अरे आशीष चंद्रा, ब्लैक बैक साइड भी कर देंगे, पहले पढ़ लो। वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम क्यों? वैक्यूम का मतलब है वहां पर एयर नहीं है। जब एयर नहीं है तो प्रेशर होगा? नहीं होगा। और P की वैल्यू जीरो डालोगे तो वर्क जीरो ही आएगा ना। इस फार्मूले में P की वैल्यू डालो। जब P की वैल्यू आप जीरो डालोगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम कहीं पर कहा जा रहा है तो हमेशा जीरो वर्क लिखिएगा। वो सारा डाटा देगा आपको परेशान करने के लिए। वो सारा डाटा देगा कि भाई 2 मोल आइडियल गैस है, वो 2 लीटर से एक्सपेंड करके 10 लीटर तक जाती है 300 केल्विन टेम्परेचर पर। कैलकुलेट वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम। तो जब वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम कह रहा है तो इसका मतलब जीरो आएगा। वो डाटा सिर्फ आपको क्या कर रहा है? परेशान करने के लिए दे रहा है। डाटा सिर्फ आपको क्या कर रहा है? परेशान करने के लिए दे रहा है। इसी तरह मैंने एक वीडियो में पढ़ाते पढ़ाते, जैसे यहां मैंने कहा ना कि आपको परेशान करने के लिए दे रहा है, तो मैंने एक कानपुर की लैंग्वेज बोल दी थी। आप लोग जानते होंगे, अब मैं बोलूंगा नहीं तो ये भी वीडियो कट जाएगा। तो वो यार हर समय वो कोई ना कोई दिखा देता है बार बार, और वो मैंने 3 साल पहले बोला था। और वो टर्म आप लोग जानते हैं, आम बोलचाल में बोला जाता है, और यूपी में कानपुर में तो बहुत बोला जाता है, हर आदमी बोलता है। और मैं जेई का बैच पढ़ा रहा था, वो प्रयास बैच था जेई का, पास आउट। और जेई के पास आउट में मैंने ये बोला था आज से 3 साल पहले, और आज तक मैं उसको भुगत रहा हूं। आज तक वो भुगत रहा हूं, मगर अब क्या कर सकते हैं भाई, लोग है चला देते, तो मैं भी क्या करूं। तो देखो, वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम, तो वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम कितना होगा? जीरो। वो डाटा देके ना आपको परेशान करेगा, आपको उल्लू बनाएगा। हाँ, वही हाँ, वही है, वही है। चलो कोई नहीं यार, तो चलिए अब पढ़ते हैं। अब देखो जरा, वर्क डन फॉर फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन, अब देखो फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? फ्री एक्सपेंशन का मतलब पिस्टन अपने आप ऊपर चलता चला जा रहा है, उसको कोई रोकने वाला ही नहीं है। तो जब उसको कोई रोकने वाला नहीं है, इसका मतलब एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है। भाई यदि फ्री एक्सपेंशन है तो फ्री एक्सपेंशन का मतलब ही होता है कि एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है, मतलब पिस्टन अपने आप ऊपर भागता जा रहा है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है।
तो जब उसको कोई रोकने वाला नहीं है तो वर्क करना ही नहीं पड़ेगा। वर्क डिफिनीशन है मोशन अगेंस्ट अपोजिंग फोर्स, कोई अपोज करेगा मोशन कराने में तब हमें वर्क करना पड़ेगा, कोई अपोज ही नहीं कर रहा तो वर्क नहीं करना पड़ेगा। भाई फ्री एक्सपेंशन का मतलब बाहर प्रेशर है ही नहीं, और जब प्रेशर नहीं है तो वर्क की वैल्यू कितनी आएगी? 0। अरे भैया सुभाष, केमिकल काइनेटिक्स की डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशन अपलोड करा दिए हैं, कल रात में अपलोड कराए, कल रात में अपलोड कराए। मेरे पास मैसेज आया कि सर मैंने अपलोड कर दिए। मैंने उनको शाम को 8 बजे दिए थे, मगर मेरे पास रात में 11 बजे मैसेज आया था, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट की थी कि भाई एनी हाउ आज अपलोड कर देना, बच्चे बेचारे 2-3 दिन से परेशान हैं। तो जिसको मैंने कहा था वो भी शायद बंदा थोड़ा सेंसिबल था, तो उसने रात में अपलोड कर दिए थे। बेटा अली ब्लर इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि आपका नेट वीक चल रहा है, यहां सब मस्त चल रहा है। वीडियो सॉल्यूशन कहां पे मिलेंगे? जिस फोल्डर में अभी तुम पढ़ रहे हो उसके बगल में एक फोल्डर है असाइनमेंट, उसके बगल में एक फोल्डर है अदर्स। अदर्स वाले फोल्डर में जाओगे, फिर केमिस्ट्री में जाओगे, और केमिस्ट्री में जाके जैसे ही देखोगे तो फोल्डर बने होंगे लिक्विड सॉल्यूशन, मोल कॉन्सेप्ट, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के फोल्डर को क्लिक करोगे, अंदर जाओगे तो एक गूगल सीट आ जाएगी। उस गूगल सीट में सभी डीपीपी के लिंक, उनके वीडियो सॉल्यूशन के लिंक, उनके वीडियो सॉल्यूशन की पीडीएफ के लिंक, ये सब पड़े हैं, ये सब पड़े हैं। अब मुझे पढ़ाने दो, डिस्टर्ब ना करो। तो वर्क कब कब 0 होगा समझ पाए? वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम, फ्री एक्सपेंशन। अच्छा अब ये देखो, वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। यदि कोई आइसोकोरिक प्रोसेस है तो आइसोकोरिक प्रोसेस की कंडीशन बताओ भाई बच्चे, आइसोकोरिक प्रोसेस की कंडीशन बताओ। V इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यदि V इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो dV इक्वल टू क्या होगा? 0, और dV इक्वल टू 0 होगा तो वर्क इक्वल टू क्या होगा? 0। आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क क्या होता है? 0। क्यों? क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और यदि वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आएगी? 0। चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आएगी? 0। इसको थोड़ा साफ साफ लिख दो, चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आएगी? 0, है ना? चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो कब कब वर्क 0 होगा बताओ? अगेंस्ट वैक्यूम वर्क 0 होगा, फ्री एक्सपेंशन में वर्क 0 होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क 0 होगा। कब कब 0 होगा बताओ? अगेंस्ट वैक्यूम वर्क 0 होगा, फ्री एक्सपेंशन में वर्क 0 होगा, और आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क 0 होगा। क्या ये बातें याद रहेंगी सबको? क्या ये बातें याद रहेंगी? ये कॉन्सेप्ट याद रहेंगे? देखो ये जो छोटे छोटे पॉइंट है यही कॉन्सेप्ट है पूरे थर्मोडायनेमिक्स में, यही जो छोटे छोटे पॉइंट लिखाए जा रहे हैं सीएसडी में, यही कॉन्सेप्ट है। इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा, किसी फार्मूले से क्वेश्चन नहीं बनेगा, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं होता है थर्मोडायनेमिक्स में। तो ध्यान रखना, ये जो छोटे छोटे पॉइंट लिखा रहा हूं यही सब कॉन्सेप्ट है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि आप डेली रिवाइज करें, डेली रिवाइज करें। अच्छा इतनी बात समझ में आ गई सबको? इतनी बात सबको समझ में आ गई? इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई पहले ये बताओ? सबको ये बात समझ में आ रही है? सबको ये बात समझ में आ रही है? चलो यदि सबको ये बात समझ में आ रही है तो मैं अब और आगे बढ़ता हूं। क्लियर है? अच्छा अब गौर से समझना, अभी भी थोड़ी सी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? वापस आता हूं। देखो बच्चों, वर्क का फार्मूला हमारा ये है, देखो P एक्सटर्नल dV, तो इसकी यूनिट क्या आएगी? एटमॉस्फेयर या बार। इसकी यूनिट क्या आएगी? लीटर। अब प्रॉब्लम ये है वर्क एनर्जी का फॉर्म है, क्वेश्चन भी कराऊंगा, परेशान ना हो।
वर्क एनर्जी का फॉर्म है, और जब वर्क एनर्जी का फॉर्म है तो इसकी यूनिट जूल, कैलोरी ये सब होती है। और हमने निकाला है वर्क की यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू लीटर, और ऑप्शन में दिया होगा जूल, और हमारा जो वर्क निकल के आएगा उसकी यूनिट होगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू लीटर। तो ऑप्शन को मैच कैसे कराएंगे, तो थोड़ा यूनिट का कन्वर्जन भी देख लो, गौर समझो। हमारे वर्क की यूनिट जो होगी, देखो यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की यूनिट जो होगी वो होगी एटमॉस्फेयर इनटू लीटर। क्यों? क्योंकि हमारा फार्मूला ये है, तो हमारी यूनिट ये बनेगी जाके। मगर ऑप्शन में ऑलवेज वो आंसर देगा जूल में, किलो जूल में, कैलोरी में। तो आपको रिलेशन भी पता होने चाहिए, रिलेशन भी पता होने चाहिए। तो देखो रिलेशन क्या है, 1 एटमॉस्फेयर इंटू लीटर इक्वल टू होता है 100 जूल के बराबर, और 1 बार इंटू लीटर, मान लो बार में चल रहा है, वो होता है 101 जूल के बराबर अप्रॉक्स। ठीक है, ये ध्यान रखना, इनकी जरूरत पड़ेगी हमें, तो इसलिए मैं बनाता जा रहा हूं। और 1 जूल इक्वल टू, सॉरी 1 कैलोरी इक्वल टू, 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जूल के बराबर। तो आपको ये यूनिट कन्वर्जन भी ध्यान रखना है, आपको ये यूनिट कन्वर्जन भी ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ भाई विशाल क्या कह रहे हो, विशाल क्या कह रहे हो? AITS कब स्टार्ट होगा बता देंगे यार। हाँ, फ्री एक्सपेंशन में वर्क हमेशा जीरो होगा, फ्री एक्सपेंशन में वर्क हमेशा जीरो होगा। अच्छा, उल्टा लिख दिया है क्या? एक मिनट रुक जाओ। हाँ बच्चों, ये देखो थोड़ा सा ऊपर नीचे लिख गया है, ये होता है 101 और ये होता है 100, उल्टा लिख गया था। 1 एटमॉस्फेयर लीटर इक्वल टू, 1 एटमॉस्फेयर लीटर इक्वल टू होता है 101 जूल, और 1 बार लीटर इक्वल टू होता है 100 जूल। तो जरा गौर से देखो, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, यूनिट कन्वर्जन भी ध्यान रखना है, पेपर में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, पेपर में जरूरत पड़ेगी, बात समझ पा रहे हो सब लोग? अच्छा, यदि इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो अब हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन पे, CSD भी लिखता चल रहा हूं साथ में, CSD भी लिखता चल रहा हूं साथ में। अब जरा देखो बच्चों, हीट क्या होता है, हीट क्या है, हीट एनर्जी फ्लो या ट्रांसफर इन टर्म ऑफ हीट या फॉर्म ऑफ हीट, फॉर्म लिख देता हूं, फॉर्म ऑफ हीट व्हेन टेम्परेचर difference present between system and surrounding। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट समझो, दूसरा पॉइंट समझो, फ्लो किधर करेगा, फ्लो डायरेक्शन क्या होगी, फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, फ्लो का डायरेक्शन होगा हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर।
हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो का डायरेक्शन होगा। अच्छा, हीट कैसा है या स्टेट फंक्शन? सब लोग बताओ, हीट कैसा है, पाथ फंक्शन या स्टेट फंक्शन? हीट कैसा है, पाथ फंक्शन या स्टेट फंक्शन? पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन। हीट इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव है या बाउंड्री प्रॉपर्टी है? हीट इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव है या बाउंड्री प्रॉपर्टी है? हीट इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव है या बाउंड्री प्रॉपर्टी है? बताइए, हीट इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव है या बाउंड्री प्रॉपर्टी है? बताइए। बाउंड्री प्रॉपर्टी है। यस, हीट क्या है, बाउंड्री प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब अगला पॉइंट, अब अगला पॉइंट, यदि कहीं पर इंसुलेटर वॉल है, इंसुलेटर वॉल है, यदि इंसुलेटर वॉल है तो बताओ हीट की वैल्यू कितनी होगी? यदि इंसुलेटर वॉल है इसका मतलब वहां पर हीट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। क्यों? इंसुलेटर वॉल है तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। तो क्वेश्चन पढ़ते समय बहुत आराम से पढ़ेंगे कि कंटेनर की वॉल किसकी बनी है। क्वेश्चन पढ़ते समय बहुत आराम से पढ़ेंगे कि कंटेनर की वॉल किसकी बनी है, कंटेनर की वॉल किसकी बनी है, बहुत आराम से पढ़ना होगा। इंसुलेटर वॉल है तो क्या होगा, हीट की वैल्यू जीरो होगी। यदि एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हीट की वैल्यू कितनी होगी? यदि एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हीट की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। क्यों? क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट का ट्रांसफर ना हो रहा हो। तो यदि कोई कहता है कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसका मतलब वहां हीट की वैल्यू क्या है, जीरो है। यदि वो कोई कहता है कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस, इसका मतलब हीट की वैल्यू क्या है, जीरो। तो कब कब हीट की वैल्यू जीरो होगी? यदि वॉल ऑफ कंटेनर इंसुलेटर है तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। यदि वॉल ऑफ कंटेनर इंसुलेटर है तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, हीट की वैल्यू जीरो होगी। यदि कोई एडियाबैटिक प्रोसेस है तो भी हीट की वैल्यू जीरो होगी। क्यों? क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस की कंडीशन है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का ट्रांसफर नहीं होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तो हीट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो कब कब जीरो होगी, ध्यान रखोगे? यस। अब जरा देखो साइन, साइन, अब इस बात को जरा समझो। देखो ये हमारा सिस्टम है, ध्यान दीजिए, ये हमारा सिस्टम है। अब सिस्टम क्या कर सकता है, या तो सिस्टम क्यू एनर्जी दे सकता है, किसको, सराउंडिंग को। तो यदि सिस्टम एनर्जी दे रहा है सराउंडिंग को तो सिस्टम की एनर्जी कैसी हो जाएगी, बताओ। इफ, पॉइंट जरा देखो, हीट रिलीज, यदि हीट रिलीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है, हीट रिलीज हो रही है तो इसका मतलब सिस्टम की हीट क्या है, निगेटिव। क्यों? इससे निकल गई। यदि हीट रिलीज हो रही है तो सिस्टम की हीट का साइन कैसा होगा, निगेटिव। भाई मेरे से 10 रुपए निकल गए तो माइनस आएगा ना मेरे पास। अच्छा, सिस्टम से निकले तो मिले किसको होंगे, सिस्टम से निकली तो मिली किसको होगी? दुनिया में कितने लोग, दुनिया में कितने लोग, दो लोग। दुनिया में कितने लोग, दो लोग। तो सिस्टम से निकली तो मिली किसकी होगी, सराउंडिंग को। तो सराउंडिंग की हीट कैसी होगी, पॉजिटिव। सराउंडिंग की हीट का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। तो यदि कहीं हीट रिलीज हो रही है, हीट निकल रही है, इसका मतलब सिस्टम की हीट का साइन निगेटिव लोगे और सराउंडिंग की हीट का साइन लेने की जरूरत पड़ी तो कैसा लोगे, पॉजिटिव लोगे। साइन समझ पा रहे हो? यदि कहीं पे हीट निकल रही है इसका मतलब सिस्टम ने हीट निकाल दी, तो सिस्टम की हीट क्या हो गई, कम हो गई। कितनी कम हो गई, माइनस के साथ आएगी। तो सिस्टम की हीट कैसी होगी, माइनस। सराउंडिंग की हीट कैसी होगी, पॉजिटिव। अच्छा, यदि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, यदि सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है
तो सिस्टम को हीट मिल रही है तो साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। अब सिस्टम को हीट मिली तो दी किसने होगी, बताओ। यदि सिस्टम को हीट मिली तो दी किसने होगी, दुनिया में दो ही लोग हैं, तो जब सिस्टम को हीट मिली तो दी किसने होगी, सराउंडिंग ने। तो सराउंडिंग की हीट का साइन निगेटिव, सराउंडिंग की हीट का साइन निगेटिव। ये बात ठीक है, सब लोग समझ पाए। यदि सिस्टम को हीट मिल रही है तो भाई मुझे मिलेगा तो प्लस है, ऐड हो रहा है। अब मुझे मिला है तो दिया किसने होगा, मुझे मिला है तो दिया किसने होगा, तो दुनिया में दो ही लोग हैं, एक सिस्टम एक सराउंडिंग। तो जब मुझे मिला है, सिस्टम को मिला है, तो दिया सराउंडिंग नहीं होगा, और सराउंडिंग दे रहा है तो माइनस, सराउंडिंग दे रहा है तो माइनस। अब देखो बात आ जाती है किसकी, यूनिट की, यूनिट ऑफ हीट। तो हीट की यूनिट या तो हम जूल रखते हैं या हम कैलोरी रखते हैं, या तो जूल में लेते हैं या कैलोरी में लेते हैं, या किलो कैलोरी किलो जूल यही सब लगाते हैं। तो इसकी यूनिट जूल या कैलोरी होती है। तो हीट की बात समझ पाए, एनर्जी हीट के फॉर्म में कब फ्लो होगी, जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा। किधर से किधर फ्लो होगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होगी। कब कब हीट की वैल्यू जीरो होगी, इंसुलेटर वॉल है तो जीरो होगी, एडियाबैटिक प्रोसेस है तो जीरो होगी। हीट क्या है, पाथ फंक्शन है। हीट क्या है, बाउंड्री प्रॉपर्टी है। यदि हीट रिलीज हो रही है तो सिस्टम की हीट का साइन पॉजिटिव, सराउंडिंग का निगेटिव। यदि हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो सिस्टम की हीट का साइन पॉजिटिव, सराउंडिंग का निगेटिव। आइसोथर्मल में हीट की वैल्यू जीरो नहीं होगी ना मानसी, जितना लिखूं उतना समझना है, एक्स्ट्रा नहीं। आइसोथर्मल में यदि जीरो होती तो मैं लिखाता ना, रिप्रेजेंट करेंगे। मैं साथ साथ में सीएचडी भी लिखाता जा रहा हूं। ये हीट के सीएचडी थे। अब इंटरनल एनर्जी के सीएचडी यहीं पे लिख दूं, इंटरनल एनर्जी के सीएचडी, इंटरनल एनर्जी। अब देखो इंटरनल एनर्जी के सीएचडी भी यहीं पे लिखता जा रहा हूं। ये क्या होता है, सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी, सभी तरह की एनर्जी का सम इंटरनल एनर्जी है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ऐसे। इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू या कैपिटल ई से। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं डी यू या डेल्टा यू से, डेल्टा ई या डीई से, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को। अब गौर से मेरी बात समझिएगा सब लोग, सारे बच्चे गौर से मेरी बात समझेंगे। अब सीएचडी को आगे ले जा रहा हूं। देखो मैंने अभी तक पढ़ाया इंटरनल एनर्जी क्या है, सभी तरह की एनर्जी का सम। इंटरनल एनर्जी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसके जो पॉइंटर लिखा रहा हूं वो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल एनर्जी सभी तरह की एनर्जी का सम है, ठीक है। उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डी यू या डेल्टा यू, डीई या डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब गौर से समझो बच्चों, ये कैसा होता है, ये कैसा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो मैंने बताया था एनर्जी कैसी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो ये बच्चों कैसा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। बट गौर सुनना, बट पर मोल पर ग्राम पर वॉल्यूम ये क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा,
ऐसा क्यों हो जाएगा, समझ रहे हो ना? क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी पर मोल दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हो गया, और दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव होता है। इंटरनल एनर्जी पर मोल, इंटरनल एनर्जी पर ग्राम, इंटरनल एनर्जी पर वॉल्यूम, ये सब इंटेंसिव है। इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव है, इंटरनल एनर्जी एक मोल इंटेंसिव। अच्छा, दूसरा, इंटरनल एनर्जी क्या होती है? स्टेट फंक्शन होती है। ये कैसी होगी? स्टेट फंक्शन होगी। ना तो ये हीट है, ना ये वर्क है, ना ये डिस्टेंस है, ना ये हीट कैपेसिटी है, तो ये कैसा होगा? स्टेट फंक्शन होगा। अब देखो, मैंने कहा इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, बच्चों ने कहा हाँ ठीक है, बस ना इसको रियलाइज रखना है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, फार्मूले क्वेश्चन में खूब यूज होगा, क्वेश्चन में खूब यूज होगा। आपको ध्यान रखना है कि ये स्टेट फंक्शन है, इसका मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ये स्टेट फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये पॉइंट ए है, गौर समझना, ये पॉइंट ए है, यहां से मैं चला, अब मैं पॉइंट बी पे आया, और फिर मैं पॉइंट बी से पॉइंट ए पे चला गया, मगर मेरा पॉइंट बी से पॉइंट ए पे जाने का रास्ता ये था, टेढ़ा मेढ़ा जा रहा हूं, अब जाके पहुंचा। मैंने कहा ए से बी के जाने की इंटरनल एनर्जी U1 है, बी से ए आने की इंटरनल एनर्जी U2 है, तो बताओ U1 और U2 आपस में बराबर होंगे कि नहीं? बताओ। ए से बी जाने की इंटरनल एनर्जी U1 है, जो मैं ऐसे आया, अब बी से ए मैं वापस ऐसे जा रहा हूं, टेढ़ा मेढ़ा, जिगजैग फॉर्म में। अब इंटरनल एनर्जी बताओ, तो सेम रहेगी, क्यों? इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है, तो पास से तो उसको लेना देना नहीं है, चाहे जैसे आओ चाहे जैसे जाओ, उसको पास से क्या मतलब, उसको सिर्फ स्टेट से मतलब है। यदि स्टेट सेम है तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू सेम होगी। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है? यदि स्टेट सेम है तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू सेम होगी। सेम होगी। क्यों? क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है। ध्यान दो, तो स्टेट फंक्शन आपको लग रहा है अच्छा इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, मैं बार बार कह रहा हूं ये छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत 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 हैवी कॉन्सेप्ट है। थर्मोडायनेमिक्स में कोई फार्मूला नहीं है, जो भी फार्मूला है वो दिखावटी है, सारा कुछ ये पॉइंटर से चलेगा। ये जो छोटे छोटे पॉइंट लिखाए जा रहे हैं यही कॉन्सेप्ट है, यही थर्मोडायनेमिक्स है। इन पर फोकस रखो, इनको रिवाइज करते रहना, इनको याद रखना, नहीं तो फिर तुमसे क्वेश्चन नहीं निकलेगा, रोना धोना मचाते रहोगे बस। क्यों? क्योंकि तुम अपने स्टाइल से पढ़ रहे होगे, मेरे स्टाइल से नहीं पढ़ रहे होगे। अब जब तुम अपने स्टाइल से पढ़ोगे तो अपने रिजल्ट आएंगे, मेरे स्टाइल से पढ़ोगे तो मेरे तरह के रिजल्ट आएंगे, ध्यान रखिएगा। और मैं बार बार बोल रहा हूं, डेली नोटबुक रिवाइज करो और फार्मूले पे फोकस ना रख के पॉइंटर पे फोकस रखो, जो पॉइंट बताए जा रहे हैं। अब स्टेट फंक्शन है तो इसका मतलब ये नहीं तुम इसको आसानी से ले लो, इसका मतलब इसको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई कैसे करना होगा वो मैं सिखाऊंगा, ध्यान रखिए। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट गौर सुनो, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी नॉट काउंटेबल। ओनली चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इज काउंटेबल।
एब्सलूट वैल्यू इसकी काउंटेबल नहीं होती है, इसका चेंज काउंटेबल है। मतलब यू को काउंट नहीं कर पाओगे, डेल्टा यू काउंटेबल है। एब्सलूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी इज नॉट काउंटेबल, वो काउंटेबल नहीं है, उसको काउंट नहीं किया जा सकता है, हमेशा चेंज को काउंट किया जाता है, ध्यान रखना। तो एब्सलूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी इज नॉट काउंटेबल, ओनली चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इज काउंटेबल। जब वो कह रहा है कि इंटरनल एनर्जी बताओ, इसका मतलब वो चेंज पूछ रहा है, वो चेंज पूछ रहा है, ध्यान रखना। जब वो कहता है इंटरनल एनर्जी बताओ, इसका मतलब वो चेंज पूछ रहा है, वो चेंज पूछ रहा है, क्योंकि एब्सलूट वैल्यू तो काउंटेबल ही नहीं है, एब्सलूट वैल्यू तो काउंटेबल ही नहीं है ना, सिर्फ चेंज। तो यदि वो किसी क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटरनल एनर्जी बताओ, इसका मतलब वो चेंज पूछ रहा है। देखो मैं दिखाता हूं, पहले मैं क्वेश्चन भी दिखाता हूं, क्योंकि मैं क्वेश्चन लाया हूं। ये देखो वो क्या पूछेगा, ऐसे पूछेगा, इस क्वेश्चन को करिएगा मत क्योंकि अभी पढ़ाया नहीं है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ऐसे पूछेगा। मान लो चेंज ना भी लिखा जाए तो भी आप ध्यान रखना वो चेंज ही निकालना है, तो भी आप ध्यान रखना वो चेंज निकालना है। वो लिखने का एरर है, वो क्या है, लिखने का एरर है। जिसने लिखा है उसने बहुत तन्मयता से नहीं लिखा है, मतलब अच्छे से सोच के नहीं लिखा है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि एब्सलूट वैल्यू काउंटेबल नहीं है, ओनली चेंज काउंटेबल है। अब सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो मैं फ्रीक्वेंटली यूज करूंगा, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो मैं फ्रीक्वेंटली यूज करूंगा, गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा और बताइएगा, ध्यान दीजिएगा। इन केस ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस, गौर सुनो, इन केस ऑफ आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड अपॉन, भूल मत जाना इसलिए 2 बार ओनली लगा दिया है, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, यदि गैस आइडियल है तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। टेम्परेचर आपने चेंज नहीं किया है तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, चाहे आप कुछ भी चेंज कर लो। यदि टेम्परेचर चेंज नहीं किया है तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, चाहे आप कुछ भी कर लो, ध्यान रखना आइडियल गैस के केस में। और ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बार बार क्वेश्चन में लग रहा होगा। 2 पॉइंट बार बार क्वेश्चन में लगेंगे, एक स्टेट फंक्शन वाला और एक ये वाला, ये फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे होंगे। मैं फिर लिख रहा हूं, फिर बता रहा हूं, फार्मूला नाम की चीज थर्मोडायनेमिक्स में नहीं होती है। जो फार्मूला होते हैं उनसे क्वेश्चन नहीं निकलता है। यदि ये सारे पॉइंटर आपको अच्छे से याद नहीं होंगे, यदि सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद नहीं होंगे, तो आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक्स को बार बार रिवाइज करो, ये सारे पॉइंटर याद रखिएगा, फार्मूले पे फोकस ना करिएगा, फार्मूला रट के मत बैठिएगा कि फार्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा। ये वो चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर अलग तरह का चैप्टर है। किस चैप्टर को कैसे पढ़ना है, किस चीज पे फोकस रखना है, ये मैं बताता जाऊंगा, करना आपकी जिम्मेदारी है। तो गौर से देखो, आइडियल गैस के केस में इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। यदि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी, 0। चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी, 0। चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी, 0। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट, तो बताओ आइसोथर्मल प्रोसेस की इंटरनल एनर्जी कितनी आएगी। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होते हैं, ऐसा प्रोसेस जिसमें ड्यूरिंग द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो जब ड्यूरिंग द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, नहीं, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, नहीं। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, नहीं, तो क्या इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, नहीं।
तो आइसोथर्मल प्रोसेस की इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होगी। आइसोथर्मल प्रोसेस का इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होगा। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। आप कुछ भी चेंज कर लो, वॉल्यूम चेंज कर लो, प्रेशर चेंज कर लो, एक्सपेंड कर लो, कंप्रेस कर लो, कुछ भी करो, टेम्परेचर नहीं चेंज तो इंटरनल एनर्जी में नहीं चेंज। टेम्परेचर नहीं चेंज, इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं। ओनली आइडियल गैस के केस में, और आपके सिलेबस में सिर्फ आइडियल गैस है, रियल गैस है ही नहीं। ओनली आइडियल गैस के केस में ऐसा होता है, और आपके सिलेबस में सिर्फ आइडियल गैस है, रियल गैस है ही नहीं। अच्छा, अब बताओ साइक्लिक प्रोसेस की इंटरनल एनर्जी क्या होगी? साइक्लिक प्रोसेस की इंटरनल एनर्जी चेंज कितनी होगी बताइए? साइक्लिक प्रोसेस की इंटरनल एनर्जी चेंज कितनी होगी? डीयू की वैल्यू कितनी होगी? अब प्रोसेस साइक्लिक है, इसका मतलब साइक्लिक प्रोसेस की डिफिनीशन क्या बताई थी कि साइक्लिक प्रोसेस वो होता है जिसका स्टेट चेंज नहीं होता है, वो घूम फिर के उसी स्टेट पे आ जाता है। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होता है साइक्लिक प्रोसेस का। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसका इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या हो, सेम। तो जब इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो क्या हुआ? स्टेट चेंज नहीं होगा, ये स्टेट फंक्शन है ना। तो जब स्टेट फंक्शन है तो स्टेट चेंज होना चाहिए। अब स्टेट चेंज नहीं हो रहा है तो उसकी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। भाई स्टेट चेंज होगा तब उसकी वैल्यू में चेंज आएगा, स्टेट चेंज ही नहीं हो रहा है। आप क्या कह रहे हो कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है, तो जब स्टेट सेम है तो उसकी वैल्यू में चेंज कैसे आए? वो तो स्टेट पे डिपेंड करता है ना, और स्टेट तुम कह रहे हो चेंज ही नहीं हुआ है। तो जब स्टेट नहीं चेंज हुआ है तो वैल्यू कैसे चेंज आए? तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी? जीरो। और ध्यान रखना मैं चेंज जीरो लिख रहा हूं, एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो नहीं लिख रहा हूं। मक्कार लौंडो, बच्चों ध्यान रखना, चेंज जीरो लिख रहा हूं। तो साइक्लिक प्रोसेस की डीयू जीरो, आइसोथर्मल प्रोसेस की डीयू जीरो। आइसोथर्मल की जीरो इसलिए है क्योंकि वो टेम्परेचर का फंक्शन है। साइक्लिक प्रोसेस की जीरो इसलिए है क्योंकि वो स्टेट फंक्शन है। दोनों में डिफरेंसेस है, क्लियर है? तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। अब यूनिट क्या होगी? तो यार यूनिट क्या होगी? ये एनर्जी है। अब इंटरनल एनर्जी की यूनिट क्या होगी? तो यार ये एनर्जी है ना, तो एनर्जी की यूनिट वही होती है, या तो वो जूल रखेगा या कैलोरी रखेगा, या तो वो जूल रखेगा या कैलोरी रखेगा, है ना? ये सारे पॉइंटर आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इन सभी पॉइंटर पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और मैं इन सभी पॉइंटर पर क्वेश्चन कराऊंगा भी। तो चलो सीएचडी लिखते हैं, मेरी हेल्प करिएगा, बताते जाइएगा सारे बच्चे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है बताइए? एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय,
ओनली कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। और मैथमेटिकल क्या है, du इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हो du इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, क्योंकि दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये होता है। ये अपने को कब कब चेंज करेगा, यदि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो कैसा होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ये अपने को कैसे चेंज करेगा, यदि एडियाबैटिक प्रोसेस है तो ये अपने को कैसे चेंज करेगा, यदि आइसोकोरिक प्रोसेस है तो ये अपने को कैसे चेंज करेगा, और साइक्लिक प्रोसेस है तो ये अपने को कैसे चेंज करेगा। और यदि आइसोबैरिक प्रोसेस है तो ये अपने को कैसे चेंज करेगा। तो देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, T इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब होता है डेल्टा T इक्वल टू 0, और डेल्टा T इक्वल टू 0 का मतलब होता है du इक्वल टू 0, और du इक्वल टू 0 हुआ तो Q और W आपस में बराबर होंगे विद अपोजिट साइन, मतलब जितनी हीट आएगी निकल जाएगी। अच्छा, एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब होता है Q इक्वल टू 0, इसका मतलब du W के बराबर होगा। तो यहां पर मैंने आपको पढ़ाया है वर्क एट एडियाबैटिक प्रोसेस इज ए स्टेट फंक्शन। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क एक स्टेट फंक्शन होता है, क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू du के बराबर होती है, क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू du के बराबर होती है। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब V इक्वल टू कॉन्स्टेंट, V इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब dV इक्वल टू 0, dV इक्वल टू 0 का मतलब हुआ W इक्वल टू 0। भाई dV 0 होगा तो W 0 होगा। इस चाहो तो इस फार्मूले को ऐसे लिख लो, ये ऐसे है ना W का, अब W 0 हो गया तो du जो है Q के बराबर हो जाएगा। तो देखो, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ए कांस्टेंट वैल्यूम, हीट एट कांस्टेंट वैल्यूम इज ए स्टेट फंक्शन। हीट स्टेट फंक्शन नहीं होती है, मगर कांस्टेंट वैल्यूम की हीट स्टेट फंक्शन होती है, और कांस्टेंट वैल्यूम की हीट को ही du कहा जाता है। ये देखो, कांस्टेंट वैल्यूम की हीट को ही du कहा जाता है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यूम की हीट की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, du निकल के आ रही है। साइक्लिक प्रोसेस तो du इक्वल टू 0, तो Q इक्वल टू माइनस W। एडियाबैटिक आइसोबैरिक प्रोसेस में P इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो dP इक्वल टू 0, मगर इस फार्मूले में dP नाम की चीज ही नहीं होती है, मतलब प्रेशर का चेंज होता ही नहीं है, तो ये फार्मूला जैसे है वैसे ही लिखा रहेगा, इसमें कोई भी चीज 0 नहीं होगी। ये अभी तक मैंने पढ़ाया है, तो इस